प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र का एक टॉपिक देखेंगे, काव्य दोष। पहले हमने काव्य गुण पढ़े थे, आज हम काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य गुणों के बारे में हमने देखा था कि काव्य गुण वे चीज़ें होती हैं या वे तत्व होते हैं काव्य के, जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं या काव्य में उत्कर्षता को बढ़ाने वाले होते हैं। जिस प्रकार से अलंकार के बारे में कहते हैं कि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, तो जो गुण हैं वो भी सेम वही काम करते हैं। जब गुण अतिशयता में हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर दिए जाते हैं, तब वो ही अलंकार कहलाने लग जाते हैं। आज हम काव्य के दोष देखेंगे। तो काव्य के विघातक तत्व है। विघातक का अर्थ है व्यवधान पैदा करने वाले, अरुचि पैदा करने वाले। तो काव्य के विघातक तत्व है जो रस का अपकर्ष करते हैं और काव्य रस को हानि पहुंचाते हैं, इन्हें काव्य दोष कहते हैं। तो काव्य में कोई भी ऐसा तत्व जब प्रयोग कर दिया जाता है जिससे रस में बाधा होती है, अर्थात हमें ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो ही ठीक था, वहाँ पर उसे काव्य दोष कहा जाता है। क्योंकि ये काव्य की एक बुराई मानी जाती है कि इनका जितना कम से कम हो सके उतना प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि कई स्थितियों में ये दोष हैं, वो काव्य के गुण भी बन जाते हैं। काव्य में दोष होने के कारण या तो काव्य रस की प्रतीति होगी नहीं, अर्थात या तो वो रस सहृदय को मिल नहीं पाएगा जिसकी कवि ने कल्पना की है, या जिसका वास्तव में कवि जो भाव देना चाहता है वह भाव उसको मिल नहीं पाएगा, अथवा उसका अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का अर्थ है कुछ कमी हो जाएगी, वैसा लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा जैसा कि उसका मिलना चाहिए था। जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन में कोई कंकड़, तिनका या बाल आ जाने पर भोजन का स्वाद ही काफूर हो जाता है, उसी प्रकार काव्यानंद प्राप्त करते समय उनमें काव्य दोष के आ जाने पर काव्यानंद को आघात पहुंचता है। जिस प्रकार हम भोजन कर रहे होते हैं और भोजन में चलते चलते ही हमारे दांत के नीचे कोई पत्थर आ जाता है या कोई तिनका आ जाता है, तो पूरे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। तो कई बार तो जो तिनका या पत्थर छोटा मोटा होता है, थोड़ी सी देर के लिए हमें असहज लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे भोजन का ही स्वाद खराब कर देता है। तो इस प्रकार ही जो काव्य दोष हैं वो कई बार तो थोड़ी सी देर के लिए काव्य के रस में बाधा पहुंचाते हैं और कई बार संपूर्ण काव्य को ही दूषित कर देते हैं। अतः विभिन्न आचार्यों ने काव्य रचना करते समय काव्य दोषों से बचने की आवश्यकता पर बल दिया है, अर्थात काव्य दोष का जहाँ तक संभव हो प्रयोग नहीं करना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रसापकर्षा दोषाः, कि रस का अपकर्ष करने वाले ही दोष हैं। अर्थात काव्य में जो भी रस होता है, जैसे श्रृंगार रस है, वीर है, भयानक है, शांत है, कोई सा भी रस है, उस रस का अपकर्ष करने वाला अर्थात उस रस में कमी करने वाला तत्व है, वो दोष कहलाता है। तो विश्वनाथ ने परिभाषा में यही लिखा है, रसा अपकर्षः दोष है, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले दोष हैं। आचार्य मम्मट ने भी ऐसी ही एक परिभाषा दी है, उसमें कहा है मुख्यार्थ हतिर दोष है, मुख्य अर्थ की हत्या करने वाले दोष हैं। हतिर का अर्थ है हत्या करना, बात यही है, चाहे मुख्यार्थ हतिर दोष है कह दो या रस के अपकर्ष करने वाले को दोष कह दो। मुख्य रूप से मम्मट ने कहा है कि जो मुख्य अर्थ की हत्या कर देता है, अर्थात वास्तविक अर्थ को प्रकट नहीं होने देता है, वही दोष है। अब हम देखते हैं काव्य दोष के भेद। संस्कृत आचार्यों के काव्यांग निरूपण के आधार पर विभिन्न आचार्यों ने काव्य के 3 दोष मुख्यतः माने हैं। एक है शब्द दोष, एक है वाक्य दोष और तीसरा है अर्थ दोष। हम सबसे पहले देखते हैं शब्द दोष। शब्द दोष को पद दोष भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई शब्द होता है वो स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ होता है, तब उसे हम शब्द कहते हैं।
और उसी शब्द को यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वही शब्द पद कहलाने लगता है। तो शब्द और पद दोनों एक ही चीज़ हैं, भ्रमित होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद के नाम से जाना जाता है। तो हम पद दोष में देखते हैं कि शब्द में विद्यमान दोष शब्द दोष कहलाता है। अर्थात यदि कोई दोष अकेले शब्द में ही विद्यमान रहता है तो उसे शब्द दोष कहते हैं। काव्य में दोष युक्त शब्द को बदल देने या उसमें आंशिक परिवर्तन कर देने या दोष युक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने से पद दोष को दूर किया जा सकता है। अर्थात शब्द दोष किसी एक शब्द में होता है, इसलिए या तो हम उस शब्द को बदल दें या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें या उसके स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दें, तो ये दोष है वो स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, क्षण भर रहा उजाला में, ये वाक्य पूरा सही नहीं है, क्योंकि क्षण भर रहा उजाला में नहीं आकर उजाले में आना चाहिए था। तो कमी केवल इतनी सी है कि उजाला की जगह उजाले होना चाहिए था। तो हम केवल इस शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं तो ये दोष खत्म हो जाता है। यद्यपि वैसे हम भाव ग्रहण कर लेंगे इसका, लेकिन फिर भी हमें ज़रूर ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि रह गई है। तो वो त्रुटि केवल शब्द में परिवर्तन करते ही दूर हो जाती है। इसलिए शब्द दोष या पद दोष है, उसमें केवल शब्द को हटा देने से या शब्द में परिवर्तन कर देने से वो शब्द दोष खत्म हो जाता है या उसे दूर किया जा सकता है। दूसरा है वाक्य दोष। वाक्य में दूषित शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग होने पर वाक्य दोष होता है। अर्थात जब किसी एक शब्द में कमी हो तो शब्द दोष कहलाता है, और जब एक से अधिक शब्दों में कमी होती है तो शब्द दोष नहीं रहकर वो वाक्य दोष बन जाता है। इसका परिहार अर्थात इसका निराकरण दूषित शब्दों या वाक्यांशों को हटा देने से हो जाता है। सेम वही बात है, शब्द दोष में एक शब्द को हटाएंगे, इसमें एक से अधिक शब्दों को हटाना पड़ सकता है। जैसे वाक्य है, ए मानुषी भूमि ए वानरी करूं, अर्थात मनुष्य से हीन भूमि को वानरों से हीन कर दूंगा, इसका अर्थ ये है। लेकिन अब देखने में ये आता है कि जो भूमि है वो मनुष्यों से हीन है ही नहीं, भूमि पर तो पहले से ही मनुष्य हैं। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति देखने में गलत है। तो यहाँ अमानुषी के स्थान पर अवानरी शब्द रखने से दोष का परिहार हो जाएगा और ये वाक्य दोष खत्म हो जाएगा। दोनों शब्द हैं वो आपस में उल्टे होंगे। अवानुषी भूमि अवानरी करो ये वाक्य है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि अवानरी भूमि अवानुषी करूं, तो फिर सही हो जाएगा। तो ये है वाक्य दोष। अब हम देखते हैं तीसरा और अंतिम दोष, जिसे अर्थ दोष कहते हैं। अर्थ से संबंध रखने वाला दोष अर्थ दोष कहलाता है। कई बार ये दोष शब्दों का पर्यायवाची बदल देने पर भी बना रहता है। अर्थात हम शब्द दोष में पर्यायवाची बदलने से वो खत्म हो जाता है, लेकिन जब पर्यायवाची रख देने पर शब्द को बदल देने पर भी दोष खत्म नहीं होता तो वह अर्थ दोष माना जाता है, क्योंकि वह शब्द और वाक्य में नहीं है बल्कि वो उन शब्दों के अर्थ में निहित है। जैसे दृश्य बड़ा था चारु मंजू सुंदर मनमोहन। अब दृश्य के बारे में कहा गया है कि दृश्य बड़ा सुंदर था, लेकिन यहाँ चारु शब्द ही काफ़ी था। दृश्य बड़ा था चारु, चारु का अर्थ भी सुंदर होता है, तो इतना ही काफ़ी था। लेकिन आगे इस सुंदर के ही पर्यायवाची रख दिए गए हैं, मंजू सुंदर मनमोहन। तो यहाँ पर ये अर्थ दोष की श्रेणी में माना जाएगा। यहाँ चारु शब्द के बाद मंजू सुंदर मनमोहन ये ऐसे शब्द आए हैं जो चारु के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थ दोष है। इसके अलावा आचार्यों ने रस दोष और अलंकार दोष भी बताए हैं, परंतु इन सभी का समावेश है वो अर्थ दोष में ही कर दिया जाता है। धन्यवाद।